हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9/12। आई अनीता शर्मा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई, जो आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं। वो है हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, है ना। तो बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और वो भी बहुत 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 बड़े लेवल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या सिलेबस आएगा, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, हम वह सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि IAS ऑफिसर कैसे बनना है। ठीक है, तो भाई साहब की सुन लेते हैं जरा। तो हाउ टू बिकम एन IAS, राइट। तो हाउ टू बिकम एन ऑफिसर तो कैसे करेंगे, इसका एज लिमिट क्या होगी, व्हाट इज द UPSC CSE एग्जाम, ये क्या चीज होती है, सिलेबस फॉर द मेन एग्जाम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन IAS ऑफिसर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक IAS ऑफिसर की, राइट, और क्या उसकी सैलरी होती है, क्या हमें उसमें मेन एग्जाम में क्या क्या चीज करनी है, एज लिमिट क्या होती है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत ज्यादा आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब करते हैं हमारा फर्स्ट वो आता है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बड़े होकर हम IAS ऑफिसर बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, IAS ऑफिसर बनना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक जॉब होती है। तो कहते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IAS की फुल फॉर्म क्या होती है। सब बोल देते हैं, रैंडमली बोल देते हैं कि IAS ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो मेनी ऑफ अस हियर अबाउट IAS ऑफिसर, बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा है, बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा है कि IAS ऑफिसर होता क्या है। तो बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना है, सो लेट अस द फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ IAS। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि IAS ऑफिसर की फुल फॉर्म होती क्या है। जो हम इतना बड़ा ड्रीम देखे सजोए हुए हैं, इतना बड़ा सपना लेकर आए हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है IAS की। तो बच्चे IAS की फुल फॉर्म होती है, इट स्टैंड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इंडियन IAS स्टैंड्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बच्चे ये होती है इसकी फुल फॉर्म। क्लियर, अब भूलोगे तो नहीं ना, IAS ऑफिसर की फुल फॉर्म क्लियर है। ओके, अब हम करते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस कहने का मतलब एक इतना बड़ा लेवल होता है जो एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लेवल का होता है, कि कितनी बड़ी पोस्ट उसको दी गई है। ये परमानेंट पोस्ट होती है बच्चे, इसमें कोई आपकी ये हर साल उसको चेंज होने वाला नहीं होता है। कहने का मतलब एक बार रिक्रूट हो गए, कहने का मतलब फिर आप रिटायर होकर ही उसमें से बाहर निकलेंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम करते हैं कि अब हमें मैडम आप ये बताइए कि IAS ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, ये है IAS ऑफिसर। अब आप देख रहे होगे ना कि कितनी बढ़िया लग रही है पोस्ट, है ना। आराम से अपने AC वाले रूम में बैठे हैं, बस सिग्नेचर करने होते हैं, राइट। लेकिन बच्चे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उस सिग्नेचर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए। टू बिकम एन IAS ऑफिसर, टू कोऑर्डिनेट टू कैंडिडेट नीड्स टू क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो आपको सबसे पहले CSE एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब ये CSE एग्जाम क्या होता है, ये होता है सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि हमेशा कंडक्ट करवाते हैं कौन, हमारी UPSC। इट इज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कौन कंडक्ट करवाती है, जैसे हमारे CBSE में बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, तो CBSE कंडक्ट करवाती है। तो ऐसे ही ये जो CSE एग्जाम होता है, ये कंडक्ट करवाते हैं UPSC वाले। ठीक है, उसके बाद आफ्टर पासिंग द UPSC CSE एग्जाम ओनली एन एस्पायरिंग द कैंडिडेट कैन बिकम एन IAS ऑफिसर। और इसको क्रैक करने के बाद फिर आप एक ऑफिसर IAS ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बनेंगे, बात इससे भी नहीं बन रही है, तो मैडम और क्या करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपकी एज लिमिट क्या है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे इसके फॉर्म को, तो उनकी एज क्या होनी चाहिए, कितने से कितने साल के बीच में हम ये IAS का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है, यही दिमाग में आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है मैम। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी इसके एज क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिटेशंस के बारे में। क्लियर है बच्चे। देखो, फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है हमारा द मिनिमम एज क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर द UPSC CSE एग्जाम आर एटलीस्ट 21 ईयर एज, राइट। तो 21 हम करेंगे इसमें, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स।
स्टार्टिंग की एज बताई है, क्लियर है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है द मैक्सिमम एज लिमिट वेयर अ कैंडिडेट कैन बिकम एन IAS ऑफिसर फॉर द जनरल एंड द कैटेगरी 32 ईयर। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 32 ईयर्स होनी चाहिए। कहने का मतलब 21 तो स्टार्टिंग है और मैक्सिमम एज कितनी है उसकी, 32 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए, राइट। तो जनरल कैटेगरी के लिए 32। अब बारी आती है किसकी, एंड द मैक्सिमम लिमिट एज फॉर OBC। तो OBC कैंडिडेट वालों के लिए भी खुशखबरी है क्या, कि वो 35 ईयर तक इस IAS एग्जाम को दे सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में ST और SC वाले जिनकी एज होगी 37 ईयर, कहने का मतलब ये कि ST SC वालों के लिए 37 एज की एक रिलैक्सेशन दी गई है। कहने का मतलब 32 तो जनरल कैटेगरी के लिए थी, उसके लिए 5 साल और बढ़ा करके उनकी 37 एज कर दी गई है। तो इस एज तक वो IAS ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए ठीक है मैम, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी बताओ। ठीक है, आगे की कहानी बता देते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा मैडम, ये और बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी इसमें, देखो, अ कैंडिडेट शुड होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट को, जो भी आप में से IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, सबसे पहले उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब BA BCom जो भी आप करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ डिग्री, तो वो आपके पास होनी चाहिए। किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने वो पास आउट करनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है मैम, चलो ये तो समझ में आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग वाले भी इस IAS एग्जाम को दे सकते हैं। कहने का मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी वो एजुकेशन गेन करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या कहता है मैडम, थर्ड कहता है अ कैंडिडेट हु हैज पास्ड CA। तो कोई कैंडिडेट अगर जिससे CA क्लियर कर लिया है, या ICW है, या फिर ICSI है, और आल्सो एलिजिबल, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं IAS ऑफिसर की एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है, कैंडिडेट हु हैज पास्ड CA CAW, ये सारी चीजें, तो ये भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, OBC कैंडिडेट हैज अ लिमिट ऑफ 9 अटेम्प्ट्स। तो अब मैडम बारी आती है कि मैडम इस एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन सही बात है आपकी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो एक कैंडिडेट, उसको OBC कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो OBC कैटेगरी की बात हो रही है, तो बच्चे वो जो है वो 9 ईयर्स, मतलब कि 9 बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 9 बार इसको अटेम्प्ट करके वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 टाइम उनको चांस दिया जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्लियर है, चलिए। ST SC वालों के लिए एज, ST SC कैंडिडेट हैज नो लिमिट टिल 37 ईयर्स ऑफ एज। तो 37 ईयर्स तक के जब वो होंगे, तो वो कितनी बार भी इसके एग्जाम को दे सकते हैं। क्लियर है, तो OBC और ये हो गया आपका ST SC जनरल कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स। कहने का मतलब उनको अगर यहाँ पे 9 है, तो 5 से 7 टाइम्स वो क्या कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस बताई गई हैं। क्लियर बच्चा, ठीक है, क्लियर है। आगे चले मैडम, ये भी समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द UPSC CSC एग्जाम। मैडम ये तो हमें समझ नहीं आया, अब आप बता दीजिए कि हमें इसका मतलब क्या होगा। बिल्कुल बता देते हैं। तो ये होगा बच्चे, UPSC CSC एग्जाम टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेजेस। तो इसके लिए आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। वो एग्जाम कौन से होंगे, एग्जाम होंगे आपके, सबसे पहला होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, राइट। तो प्राइमरी एग्जाम होगा, दूसरा होगा आपका मेन एग्जाम, और थर्ड होगा आपका इंटरव्यू प्रोसेशन। चलिए मैम, ये समझ में आ गया कि इसके 3 एग्जाम हमें देने पड़ेंगे। तो पेपर वन क्या कहेगा, जो आपको फर्स्ट एग्जाम देना है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैम उसमें पढ़ना पड़ेगा, बच्चों उसमें पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, राइट। तो पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, हमें करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पेपर में मैम, दूसरे पेपर में क्या करना पड़ेगा, दूसरे एग्जाम में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड द टेस्ट, दैट इज CSAT। तो इसके लिए आपको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, और यही चीजें आपको, यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, यही बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। थर्ड क्या कहता है, जो मेन एग्जाम होगा बच्चे इसका, एक तो प्री हो गया, उसके बाद मेन हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू सेक्शन हो गया। तो हमने प्री में क्या करना है, इसके 3 एग्जाम होते हैं ना। अब बारी आती है किसकी, मेन एग्जाम की। तो मेन एग्जाम में क्या पढ़ना है,
after qualifying for the pre-exam the candidate is eligible for the main exam. मेन तो आप पहले आपको प्री क्लियर करना होगा, फिर आप मेन पे आएंगे. तो पहले आपने फर्स्ट पेपर क्लियर किया, जब फर्स्ट पेपर आप क्लियर कर लोगे तो दूसरे नंबर पे आओगे. तो दूसरे नंबर का पेपर क्या कहता है, ये एग्जाम कहता है मेन एग्जाम. तो मेंस एग्जाम इज अ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जाम. इट इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ 9 पेपर्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ 1750 मार्क्स का होता है. ये इतने बड़े मार्क्स का, ये तो बहुत ज़्यादा है मैम. हाँ जी बच्चे, लेकिन प्रेस्टीज भी तो बहुत ज़्यादा है ना, पोस्ट भी तो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो भी इतनी बड़े लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो कहते हैं ना, एक कहावत तो सुनी होगी ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो अगर तुम मन में ठान लोगे कि हमें कोशिश करनी है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए अगर आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मुझे नहीं बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही आपका एक बेसिक टाइम है, यही आपका टाइम है जहाँ से हमारी बुनियाद स्टार्ट होगी, नींव स्टार्ट होगी, फिर हम जाकर वहाँ तक पहुँचेंगे. क्लियर है? ठीक है. यस मैम, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई. और क्या बताने वाले हैं आप, वो बताइए कि हमें इसमें पढ़ना, कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी. तो सिलेबस फॉर द मेंस एग्जाम, अभी तक हमने क्या किया, हमने पढ़ लिया, उसका प्री का पढ़ लिया, राइट, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पढ़ लिया. मैडम अब बता दीजिए कि मेंस का सिलेबस क्या होगा. तो मेन का सिलेबस होगा बच्चे, देखो यहाँ पर मेंस का सिलेबस बताया गया है, ऐसे ऑन एनी टॉपिक, तो आपको कोई किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखना होगा. इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड ज्योग्राफी, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी. क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये भी आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी. दूसरा है टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी. क्लियर है? नेक्स्ट आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड द एप्टीट्यूड, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा. फिर आती है आपकी इंडियन लैंग्वेज. इंडियन लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो. और लास्ट आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये सारी चीजें आपको मेंस एग्जाम के निकालने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, चलिए जी, ठीक है मैम. रोल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, मैडम इनका रोल क्या होता है, कितने टाइप्स के आईएएस ऑफिसर होते हैं, बताते हैं सारी चीजें. ठीक है, तो कितने टाइप के आईएएस ऑफिसर होते हैं, देखो. टू फ्रेम इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड डिस्चार्ज इट, राइट. तो मेन पॉलिसी जो भी हमारी कंट्री में जो मेन पॉलिसीज जो लागू होती हैं, वो इनकी एडवाइस से होती हैं बच्चा. ठीक है, इनकी एडवाइस से करते हैं. तो आप सोच सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहने का मतलब इनसे एडवाइस लेते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, राइट. सेकेंड क्या कहता है, टू एडवाइज द मिनिस्टर अबाउट द इम्पॉर्टेंट मैटर. तो ये जो भी मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कस करते हैं, तो उनकी भी राय ली जाती है आईएएस ऑफिसर की. उनकी राय के बिना, उनके सिग्नेचर के बिना कोई चीज़ पास नहीं होती है. ठीक है, सोच सकते हो ना कितनी बड़ी ये पोस्ट होगी. फिर कहते हैं मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटीजन्स के लिए ये लॉ एंड ये क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, राइट. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कलेक्शन की भी ये एक पोस्ट होती है. तो रेवेन्यू को कलेक्ट करना और किस तरह से रेवेन्यू को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से, तो ये भी इनकी पोस्ट के अंडर में आता है. सुपरवाइजर ऑफ द वेरियस एक्सपेंसेस, अब ये भी बताता है कि गवर्नमेंट ने एक पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया, कितना उनके पास बचा, कितना खर्च किया, वो सारा डाटा भी यही लोग तैयार करते हैं. गवर्नमेंट के ऊपर निगरानी रखते हैं ये लोग, राइट. तो कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन वेयर द नेसेसरी एंड फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंगली. तो जहां पर भी कोई मेन डिसीजन लिया जाता है कंट्री के द्वारा, तो इनसे एडवाइस ली जाती है कि हम ये पॉलिसीज लगाने जा रहे हैं, हम ये प्रोग्राम सेट करने जा रहे हैं, या ये मेन डिसीजन अपनी कंट्री के लेने जा रहे हैं, तो इनसे बच्चे एडवाइस ली जाती है, राइट. नेक्स्ट है आपका टू लुक आफ्टर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसी. और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी लागू करती है ना, ये ठीक तरीके से काम में आई जा रही है, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, वहीं पर बैठ कर छोड़ दिया उसको. कहने का मतलब एक बार उसको लागू कर दिया तो उस पर कोई काम ही नहीं हुआ. तो ये सारी चीजों को ये सब क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं उनके ऊपर. ठीक है, सोच सकते हो ना कि गवर्नमेंट के ऊपर निगरानी रखना कितनी बड़ी बात है. ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया. ठीक है मैडम, सारी चीजें समझ में आ गई. तो अब ये बताइए कि ये जो ऑफिसर है आईएएस ऑफिसर, देखिए ये कोई गर्ल का सपना होगा कि किस तरह से उसने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या कुछ पढ़ा होगा. तो इस तरह के ऑफिसर्स आप बन सकते हैं, ये एडवाइजर बन सकते हैं, और ये आप सुपरवाइजर बन सकते हैं. ठीक है ना, प्रेस्टिजियस जॉब.
ठीक है, अब आता है लास्ट में बारी आती है कि मैम वो सब चीजें तो हमने देख ली, अब आप ये बताइए कि इसमें सैलरी कितनी होगी। सही बात है, सब लोग सैलरी के लिए तो, सब लोग पैसे के लिए तो लड़ रहे हैं ना, सब लोग पैसे के लिए तो काम करेंगे ना, बिल्कुल सही बात है। अब हमें करना है ये मनी देखते हैं कि मैम आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो स्टार्ट होती है, उनकी सैलरी स्टार्ट होती है ₹56,100 से। ये आपका स्टार्टिंग है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पे बताई गई है बच्चे। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी प्रमोशन होती चली जाएगी वैसे वैसे इनकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। कहने का मतलब पर मंथ उनको मिलेगा। जब ये बहुत ज्यादा हाई कर, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। देखो एरो हमने ऊपर डाल दिया है, तो अभी तक यहां तक सीढ़ी खत्म नहीं हो जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते गए तो 2,50,000 सैलरी पर मंथ उनको मिलती है। उससे भी ऊपर मिलेगी जब वो जैसे जैसे पोस्ट उनकी इंक्रीज होती चली जाएगी। है ना बढ़िया बात, है बढ़िया बात, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपने काम की बात। अगर आपको ये सेशन सारी चीज़ें पसंद आ गई हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो और ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, ताकि जो उनका एक सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, उनको यहाँ से हेल्प मिले। और उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे जो भी यहाँ पर इस सेशन को देखा होगा, समझा होगा, उनको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरी होगी तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैडम इसमें और क्या हो सकता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इतनी पेशेंसली मुझको सुना और इसको समझा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।